सिस्टम तो वही हो गया, एम एस डॉस ही है। उसके मैंने पिछले क्लास में कुछ कमांड्स बताए थे आपको कि हर चीज़ टाइप मोड में करना पड़ता था। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंग्लिश लिखवा हाँ लिखवा रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हम क्या बोलते हैं, इसमें दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहला होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कौन आता है, तो सिर्फ डॉस आता है। पहले एक और आता था यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ये उस समय बने थे 1960 के दशक में, जब कंप्यूटर उतना नहीं था, पर्सनल धीरे धीरे आगे आया। तब हम क्या करते थे, माउस भी डेवलप नहीं हुआ था, सिर्फ क्या था, कीबोर्ड था, बटन। तो वहां पर हम इनपुट देने के लिए सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते थे। तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। आज भी आप अगर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को देखना चाहें तो रेलवे में रिजर्वेशन काउंटर पे तो लोग क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो उनका इंटरफेस को देखिएगा मॉनिटर का, कभी अगर दिख जाए तो पूरा ब्लैक स्क्रीन में सिर्फ डब्बे बने होते हैं। उसी में क्या करते हैं, टैप बटन से वो एक दूसरे में आते जाते रहते हैं, माउस का प्रयोग बिल्कुल नहीं के बराबर करते हैं। अभी तो माउस का यूज हम कर लेते हैं, लेकिन रेलवे रिजर्वेशन में अभी भी सिर्फ कीबोर्ड से चलता है। वो है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर सिर्फ कीबोर्ड के सहारे आप पूरे इनपुट और आउटपुट का कार्य कर रहे हैं। उसमें आता था डॉस एंड यूनिक्स, और ये डॉस के लिए जो कमांड मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वही लगभग सेम यहाँ यूनिक्स में भी है। अब इसका मॉडल आना बंद हो गया। इसी चीज का वेरिएशन हमको कहाँ पर मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। एक तो हमें विंडोज मिलता है, ओके, दूसरा हमको मिलता है लाइनेक्स, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे कंपनियां हैं जो खुद का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके मार्केट में दिए हैं। जैसे कि गूगल का जो ओएस है, ओपन सोर्स है, उसको हम बोलते हैं क्रोम ओएस। क्या बोलते हैं, क्रोम ओएस, ये भी ओपन सोर्स। भारत का जो पहला कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोला जाता है वो है बॉस। इसको बनाने वाले कंपनी का नाम कौन है, सीटेक, जो चेन्नई में है। सीटेक ने बनाया इसको, अब ये है कमर्शियल। तो इसका यूज कौन करता है, इसका यूज जनरली जनरल पर्पज में नहीं करते हैं लोग, क्योंकि सभी लोग क्या है, जिससे विंडोज से फैमिलियर है और उसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। और एक बार आप इससे फैमिलियर हो जाते हैं, आप उसी की सर्विस लेना पसंद करते हैं। और ये मॉस जो है, जितने भी गवर्नमेंट कंप्यूटर्स हैं, तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के, उसके लिए उसने पहला कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको मॉस बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म लिखवा दे, ठीक है। इसको सीटेक ने बनाया, जो कि अपनी इंडियन कंपनी है, और जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है इंडियन गवर्नमेंट को, मोस्टली यही बनाता है। आधार कार्ड से लेकर के सारे चीज जो है, और अभी जो ई सिग्नेचर होता है वो भी इसी ने बनाया, सीटेक ने। ठीक है, तो ये सब क्या है, लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हमारे पास जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा डॉस, विंडो, यूनिक्स, और इसके साथ में एक और आता है जिसको हम मैक ओएस बोलते हैं, जो सिर्फ एप्पल कंप्यूटर में चलता है। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं चलता। आप इसको नॉर्मल पीसी में नहीं चला सकते। बहुत सारे कंपनी के आते हैं ना कंप्यूटर, जैसे कि डेल है, एचपी है, तो और क्या है, एसर है। तो ऐसे कंपनीज के लैपटॉप में मैक ओएस नहीं चलता, ये सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर पर ही चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक अलग हो गया। दूसरा विंडोज जो है, किसी भी कंपनी के कंप्यूटर पर चलता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ में डॉस बिल्ट इन रहता है। दूसरी चीज, आप लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी कंपनी के कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ओरिजिनली जो जाता है लाइनस टॉरवाल्ड्स को, किसको जाता है, लाइनस टॉरवाल्ड्स। इन्होंने ही सबसे पहला लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको लाइनेक्स बोला गया, और उसके सोर्स कोड को इंटरनेट पे डाल दिया।
सोर्स कोड को किस में डाल दिया, इंटरनेट पे। वहां से कोई भी आसानी से उसको डाउनलोड कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है और वापस उसको क्रिएट करके दे सकता है। अपना कुछ भी चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो सारी चीजें उसमें दी है। इसलिए लाइनेक्स को लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हर कंपनी अपना अपना क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करके एक नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है उबंटू। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी आपकी स्किल टेस्ट होता है ना, टाइपिंग टेस्ट करते हैं, स्टेनो वाला जो टेस्ट होता है, सब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं गवर्नमेंट। उबंटू का सबसे ज्यादा यूज करते हैं और ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ में और लिस्ट करें तो फेडोरा आएगा, लाइनेक्स मिक होगा, ये भी चलते हैं उसके साथ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी जो है बाकी को हम ऐसा बोलते हैं डेबियन में, ये डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब जनरल पब्लिक लाइसेंस में मिलते हैं आपको। जीपीयू ये सारे ओपन सोर्स हैं। हाँ, ये सभी ओपन सोर्स। इसमें से क्लोज सोर्स में कौन कौन है? विंडोज है, यूनिक्स है, डॉस है। इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, बाकी सबका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। इवन जब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है तो वो exe फाइल में रन नहीं करता, वो सोर्स कोड पे रन करता है। हर चीज का आपको प्रोग्राम आप देख सकते हैं उसमें कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कंप्यूटर के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, तो सब आप देख सकते हैं ओपन सोर्स। जैसे कि ओपन सोर्स क्या है? एक्सप्लेन करते हैं। देखो दो चीज को लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ लाइनेक्स में मैं उबंटू को ले लेता हूँ और यहाँ पर विंडोज को लेते हैं। ठीक, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। तो पहला हो गया विंडोज और दूसरा हो गया उबंटू। जो भी मैं उबंटू के बारे में बताऊंगा वो सभी लाइनेक्स के लिए एप्लीकेबल है। विंडोज विंडोज जो है क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स का मतलब है कि कंपनी ने उसका जो भी लिखा है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोडिंग करी है, वो कोडिंग आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगा। जैसे कि आप कर सकते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लेते हैं और भी जैसे एडोब पीडीएफ लेते हैं, तो पीडीएफ रीडर भी क्या क्लोज सोर्स है, वो उसका आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा। अच्छा, सोर्स कोड का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नहीं समझ रहे? मैं आउट ऑफ द सिलेबस बस 2 लाइन का एक बताता हूँ सोर्स कोड। तो सिलेबस का नहीं है, फिर भी आप क्लियर हो जाएगा। तो इधर मिटा दो। अब आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हेलो बोलना है कंपनी को। आपने बोला हेलो, वो बस रिप्लाई करे उस हेलो को, हेलो करके। ठीक है, हमको सिर्फ क्या करना है, मॉनिटर स्क्रीन पे हेलो वर्ड दिखाना है। आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो। मैं 3 लैंग्वेज में आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज में इसका एग्जांपल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट एफ फाइल।
तीन अलग अलग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, पाइथन। अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। और आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट, कोर पार्ट जो है इस लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है सी लैंग्वेज में। जो मशीन से इंटरेक्शन करने वाला जो मोड होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम बेसिकली कर्नेल बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो लिखा गया है सी लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी के कुछ हिस्से इसमें लिखे हैं। अगर सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट नहीं है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। अभी जो मॉडर्न मशीन लर्निंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है वो पाइथन। अभी जितने भी टूल्स बन रहे हैं वो सब मोस्टली प्रीफर करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। अब मैंने एक ही वर्ड लिखा है हेलो, मुझे सिस्टम से क्या चाहिए, कंप्यूटर से सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए हेलो, उसके लिए मुझे तीन अलग अलग लैंग्वेज में तीन अलग अलग प्रकार से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं उसको, इंट मेन। मेन एक थ्रेड है, इसी के नाम से प्रोसेस होगा, मेन के नाम से। उसमें हमने लिखा प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन है। इस फंक्शन का काम क्या है कि मॉनिटर स्क्रीन पे जाके सिर्फ जो डबल कोटेशन में होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हेलो मिलेगा, आउटपुट आपको सिर्फ हेलो मिलेगा लेफ्ट कॉर्नर पे मॉनिटर स्क्रीन पे, पूरे ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट कलर के फॉन्ट पे सिर्फ हेलो मिलेगा। सेकंड लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस है, इसका भी स्ट्रक्चर लगभग सेम है। इंट में यहाँ पर हमने आउटपुट देने के लिए कंसोल आउट फंक्शन का यूज किया, सी आउट जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। सी आउट कुछ लोग तो कॉड भी बोलते हैं। तो कंसोल आउट क्या करेगा, सिर्फ सेम काम करेगा जो ये कर रहा है, और लेकिन उसके लिए पूरे स्ट्रक्चर, लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। क्लियर? यहाँ पर पाइथन में क्या है कि आपने सीधा प्रिंट हेलो लिख दिया, एक फंक्शन लगाया, उसके अंदर में सिंगल कोटेशन में आपने हेलो लिखा, फिर जा करके मॉनिटर स्क्रीन पे वैसे ही प्रिंट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और ये कोड आपको विंडोज के साथ नहीं मिलता, वहीं डॉस का मिलता है और यूनिक्स का भी नहीं मिलता। ये मिलता है सिर्फ आपका लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो आप उसको चेंज करके वापस कंपाइल करके उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो आपके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यह है ओपन सोर्स का मीनिंग। और ये आप तभी कर सकते हैं ना जब आपके पास सोर्स कोड हो, तो उसे कैसे लिखा गया है पर्टिकुलर उसका आपको करने के लिए क्या है। जैसे हेलो वर्ड लिखना है, हेलो प्रिंट हो रहा है, उसके लिए हेलो लिखा गया है। अब मान लो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है कि डेवलपर ने HELO कर दिया है, अगर आपको सुधारना है तो आपके पास ये कोड होना चाहिए, तभी तो आप सुधार पाएंगे। तो ये क्या है, विंडोज में पॉसिबल नहीं है। और यही जो है डिफरेंस करता है कि विंडोज में आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ता है और लाइनक्स में एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर लाइनक्स में आपके पास क्या बोलते हैं वायरस भी आ गया तो वो भी एक फाइल की तरह पड़ा रहेगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है उसका। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। और हर चीज, अगर वो कोई प्रोग्राम है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। जो भी आप यूजर आईडी लॉगिन क्रिएट करते हैं ना अपना पासवर्ड, तो जब तक वो पासवर्ड नहीं देंगे तब तक उस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। और विंडोज के साथ क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट रन कर देता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर वो exe फाइल के मोड में है तो रन करता है। इसलिए वायरस इन्फेक्ट बहुत ज्यादा होता है विंडोज की फाइल, करप्ट होने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा होता है, और इसमें फाइल करप्ट नहीं होता। अगर अचानक से पावर ऑफ हो गया तो जैसे इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग, हाँ विंडोज में आप प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग है लेकिन वो कंपनी के पास है, आपके पास नहीं है। तो उसमें फिर एरर्स कैसे आते हैं इसमें विंडोज में? बिल्कुल है। देखो दो चीजें चलती है, आप कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, अपग्रेड एंड अपडेट। अपग्रेड एंड अपडेट। अपडेट क्या है, हम उसको पैच फिक्स बोलते हैं। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना, नया बना, तो उसमें पूरे प्रॉपर वर्क नहीं होता। प्रॉपर वर्क तभी होगा ना जब उसी का हार्डवेयर हो और उसी का सॉफ्टवेयर हो। तो हार्डवेयर के बेसिस में सॉफ्टवेयर बना, तब जाके प्रॉपर वर्क हुआ। जैसे कि एप्पल का होता है, एप्पल का सिर्फ एप्पल ने हार्डवेयर भी बनाया और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना दिया, इसलिए उसका सबसे ज्यादा चलता है स्पीड और सब में, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर डेल कंपनी ने अलग से अपना हार्डवेयर बना दिया। उसने बना दिया कि मेरे पास 4 GB का रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, CD DVD ड्राइव है, प्रोसेसर उसमें Core i3 है, DDR4 रैम है। उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर वाले ने उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया? उन्होंने तो जनरल बना दिया, जनरल बना दिया। तो कुछ मशीन को सही से सपोर्ट करता है, कुछ को नहीं करता है।
अब वो जो दिक्कतें आने लगती है उसी को अपडेट में फिक्स किया जाता है। तो कंपनी क्या कर रहा है, बार बार अपडेट करता है और वो आपके जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो खुद को अपडेट करते रहता है। और जब कंपनी उसके वर्जन चेंज करता है, जैसे विंडोज 10 से विंडोज 11 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, आपके मशीन पे विंडोज 10 है और वो विंडोज 11 हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपग्रेड। क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, 10 से 11 पे जा रहा है, ठीक। लेकिन उसका सिक्योरिटी क्या जा रहा है, कभी उसका विंडोज डिफेंडर को हमने अपडेट किया, जो नए नए पैच आ रहा है, फिक्सेस आ रहा है, उसको हम इंस्टॉल कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, अपडेट हो गया। ये दो वर्ड चलते हैं। लेकिन अगर वही चीज यहाँ पर, अब देखिए सबसे ज्यादा वायरस कहाँ से आता है, इसमें इंटरनेट से आता है। सबसे ज्यादा वायरस कहाँ से आएगा, इंटरनेट से। आप कोई भी साइट से जाते हैं, आप फाइल लेकर आते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उस डाउनलोड के साथ में अटैच होकर के आ जाता है, और वही चीज दिक्कत करता है आपको किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। और लाइनक्स में क्या है कि अगर आप लेकर के आते हैं, कोई फाइल डाउनलोड भी करते हैं, तो वो उसको ऑटो रन नहीं करता, तब ये ऑटो रन करता है। और यहाँ पर exe फाइल चलता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम बाइनरी फाइल भी बोलते हैं, और यहाँ पर सीधा सोर्स कोड उसके अप्लाई होता है। और यहाँ जिसको बोला जाता है टर्मिनल, क्या बोलते हैं, टर्मिनल। सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है तो टर्मिनल ऑनलाइन उसके सर्वर से। अब सर्वर से तो आएगा नहीं वायरस, इसलिए इसमें सिक्योर है। अब आप अपने मोबाइल पे जाइए, स्मार्टफोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन का जो इंटरफेस है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओनली जो आपको ऊपर में दिखता है ना, फोल्डर आर्किटेक्चर वो सारी चीज, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं उसके फाइल मैनेजर में, और वहाँ का जो हिस्ट्री दिखता है, जो फोल्डर का जो आर्किटेक्चर दिखता है, वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसलिए मोबाइल में भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी, कौन कौन से? मोबाइल पे भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, कौन कौन से? हाँ, iOS एक हो गया, और दूसरा एंड्रॉयड। iOS किसका है, एप्पल का है, और एंड्रॉयड गूगल का। तो मोबाइल पे वही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो आईफोन में जो है वो iOS चलता है, और उसके अलावा जितने भी कंपनीज के मोबाइल हैं सभी में एंड्रॉयड है। क्लियर? सभी एंड्रॉयड बेस्ड है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कहा, मैं बॉस का फुल नेम बता रहा था ना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये फर्स्ट कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का, इंडिया का, BOSS, बॉस। इन्होंने 4 प्रकार का वर्जन निकाला है, 4 वर्जन है। एक तो बॉस डेस्कटॉप है, जनरल पब्लिक के लिए निकाला उन्होंने कि वो अपने सिस्टम में चाहे तो इंस्टॉल करके चला सकते हैं। दूसरा EDU बॉस, एजुकेशन एंड उसके लिए, लर्निंग मोड के लिए एजुकेशन। और है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, सीडेक ने बनाया, सीडेक कंपनी ने। और इन्होंने इसका इनिशियली 4 वर्जन निकाला। 4 वर्जन में कौन कौन से हैं? पहला तो जनरल पब्लिक के लिए डेस्कटॉप वर्जन निकालते हैं, तो नॉर्मली हम लोग विंडोज यूज करते हैं, वो भी तो डेस्कटॉप वर्जन ही है। क्लियर? उसके बाद इन्होंने निकाला EDU बॉस, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, जो स्कूलिंग कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में है, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए इन्होंने निकाला। तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड लर्निंग ऐप को बाय डिफॉल्ट रखा गया है। तीसरा है बॉस एडवांस सर्वर, सर्वर के लिए इसका यूज करते हैं। अभी मैं सर्वर पे थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। सर्वर वर्जन हो गया, और एक और वर्जन है बॉस मूल, MOOL, है ना, ये नाम दिया है उन्होंने, ये भी सर्वर के लिए ही काम करता है। तो ये 4 वर्जन निकाला, और ये पूरे 19 लैंग्वेज में काम करता है इंडिया में। खास इंडिया के लिए बनाया गया है, क्योंकि देखो चाइनीज क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं उनके सॉफ्टवेयर में सब चाइनीज लैंग्वेज में रहता है, और हमारे में भी क्या है, इंग्लिश है।
और कई लोग इस कारण से भी काम नहीं कर पाते। तो सीटेक कंपनी ने जब ये बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उन्होंने पूरे इंडिया के 19 लैंग्वेज को दिया। इसमें से असम, बंगाली, अपना हिंदी, उर्दू और ये इंग्लिश तो है ही, इसके साथ में कन्नड़ और ये बहुत सारे, मतलब टोटल 19 लैंग्वेज में ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है। उसके जो कमांड्स, जो मेनू सिस्टम है, वो टोटल 19 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने इसमें ऑफिस यूज में। इसका ऑफिस यूज में हम क्या किसका यूज करते हैं? किसी पैकेज का, किसी पैकेज का हम ऑफिस यूज में यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पैकेज बोला जा रहा है वहां पर, इसी को हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, एडोब रीडर क्या है? सॉफ्टवेयर है। फॉक्सटेल रीडर क्या है? सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम ऑफिस की, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की बात करते हैं तो उसे हम एमएस ऑफिस सूट बोलते हैं। और बहुत कम जगह ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि अब एडोब भी करने लगा है अपना। एडोब भी क्या करता है? सूट वर्ड यूज करता है। इसका मतलब हो गया इसका मतलब ये है कि एक ऑफिस के लिए जितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें चाहिए उसको एक पूरे ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, काम करने के लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है यहाँ पर। इसलिए हम इसको बोलते हैं या तो पैकेज बोल देते हैं या फिर सूट बोलते हैं। ठीक है? इसमें बेसिकली जो आता है, सबसे पहला हम आते हैं वर्ड में, दूसरा हम आते हैं एक्सेल में, और तीसरा हम आते हैं पावर पॉइंट में। ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस पैकेज में। इन को हम ऑफिस पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये तो बहुत कम होता है जब को आपका कई बार प्रेजेंटेशन देना होता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन है, तो हम पावर पॉइंट से यूज करते हैं। इसमें एनिमेशन और भी आपका वीडियो वाडियो सारी चीज को लेकर के, टेक्स्ट को लेकर के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, है ना। मतलब मीटिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पावर पॉइंट का यूज करते हैं। अपने डेटा संबंधित जितने भी हैं, आंकड़ों से संबंधित जितना भी हमको इंफॉर्मेशन रखना है, तो सब यहाँ पर करते हैं एक्सेल में, जिसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्लियर? और वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन, लेटर राइटिंग करते हैं, सिर्फ जो भी लेटर क्रिएट करना है। ऑफिस में इतना ही काम है ना, कि बस लेटर निकलना है, लेटर आए तो उसका जवाब देना है, यही चल रहा है। तो सारा फॉर्मेट हम किस में रखते हैं? वर्ड में रखते हैं। अब इसको चलाएंगे कैसे, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम कौन कौन सा, तो इसमें बोला गया है कि सिर्फ करने के उपयोग लायक आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और क्या होता है, उसके बाद तो आप जैसा यूज करेंगे वैसा इसको सीखते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हम वर्ड और एक्सेल पे यूज करते हैं। एक्सेल पे यूज क्यों करते हैं सबसे ज्यादा? डेटा के लिए। यहाँ पर रिपोर्ट बनाना आसान है, यहाँ पर रिपोर्ट बनाना आसान है, उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना आसान है ना। यहाँ पर अब आप जितने चाहे उतने रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 स्टूडेंट्स का क्या रखा, यहाँ पर रिकॉर्ड है, जिसमें क्या है? नेम, क्लास, मोबाइल नंबर और मार्क्स जो है उसका। ठीक, 50 स्टूडेंट का है ये। अब अगर आपको बोला जाए कि इसका पूरा एवरेज बता दिया, 50 स्टूडेंट ने जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो इस कॉलम पे है 50 स्टूडेंट का, आपको उसका एवरेज बताना है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 50 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन सम तो करना पड़ेगा। अब सम कैसे करेंगे? पहले से हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। पहले तो कर्सर को पहले सेलेक्ट करेंगे, और एक एक्स्ट्रा एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे। उसके बाद फिर F1 F2 रखती है, जो भी उसका नंबर हो एक्सेल प्लस 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 करेंगे, डिवाइडेड क्वांटिटी के। हाँ, तो वो भी मेथड सही है, बट वो लेंथी मेथड है।
इसके लिए क्या करना है, आपको या तो आप 50 सेल्स को जोड़ो, एक साथ ऐड करो, तब आपको टोटल मिलेगा, या आप क्या कर दो वहां पर सम फंक्शन को कॉल कर दो, पूरे 50 सेल्स का रेफरेंस देकर के सम फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई A2 कौन सा है, मान लो कि हमने A2 लिया या F ले लेते हैं, यहाँ पर से बात है F2 से हमने बोला कि F 50 बन जाएगा, तब जाकर के 50 होगा, क्लियर है। तो इतने के बीच में जितने भी नंबर है उसका ये ऐसे है फॉर्मूला। तो एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू के साइन के साथ शुरू होता है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसका ध्यान रखना है, एक्सेल का फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू के साइन से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सम निकाल देगा, टोटल को जोड़ देगा। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, अब इज इक्वल टू लगाएंगे और ये कौन से वैल्यू में जाएगा, सेल F52 में जाएगा। तो मैंने लिखा कि F52 डिवाइडेड बाय, या तो मैं डायरेक्ट नंबर दे सकता हूँ 50, ये उसका एवरेज निकाल देगा। और उससे भी आसान तरीका क्या है कि हम सीधा सीधा एवरेज का फंक्शन निकाल देंगे, यहाँ पर F22 F51 करेंगे तो डायरेक्ट आपका एवरेज का रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो आप जितने ज्यादा फंक्शंस को जानेंगे उतना अच्छा आपका काम रहेगा और उतना स्पीड से काम करेंगे। तो जब ये चीज हम इंटरमीडिएट में करना है उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं एवरेज निकाल, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, फंक्शंस का पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमको जो भी ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं इसका मेनू स्टाइल मैं एक बार बता देता हूँ कि जो मेनू स्टाइल है वो लगभग सेम है, कुछ ऑप्शन बदलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। हाँ हाँ, एसक्यूएल स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, उसका सबका फंक्शन मिलेगा। हाँ, वो सबका फंक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन जैसे कि है कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, ये सब कॉमन है, वो आपको तीनों में मिलेगा, वो चीज तीनों में मिलेगा और लगभग तीनों के लिए शॉर्टकट की एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो तीन सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे ना, ये तीनों के लिए सेम है। बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, इसका मैं डिटेल आपको शीट भेजूंगा शॉर्टकट की, उसमें पूरा है, डिस्क्रिप्शन भी है, क्या काम आता है, कौन से बटन के साथ उसका यूज करते हैं, सारी चीज लिखा हुआ है उसमें। मैं कुछ मेन जो है उसको बता देता हूँ, बाकी आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और किसी में डाउट रहेगा तो कल की क्लास में आपको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी करना है, कट करना है और पेस्ट करना है, ये तीन काम सबसे ज्यादा होता है, जिसमें से कट हम बहुत कम करते हैं, कॉपी ज्यादा करते हैं। कॉपी करने के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं, और कट करने के लिए X, ठीक है। अब ये तीनों ही बटन कंट्रोल के आसपास ही है, कंट्रोल के आसपास ही है, और इसमें जो सबसे कंट्रोल के करीब है वो क्या है, जेड है। सेव करने नहीं नहीं नहीं, ये होता है अनडू करने के लिए, हटाना, एक स्टेप पीछे जाना। हाँ, वाई रीडू के लिए वाई होता है। यहाँ पर क्या होता है, रीडू एक और होता है जिसका Ctrl+Y यूज करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने किया, आपका बिल पूरा फॉर्मेट रेडी है, फॉर्मेट रेडी है, या जो भी आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने गलत टाइप कर दिया, गलत टाइप कर दिया, तो जो रिसेंटली वर्क है उसको वापस जाने के लिए हम Ctrl+Z दबा देते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑफिस लिखा था और ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, सेलेक्ट करके पूरा डिलीट करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, Ctrl+Z कर दूंगा, तो इसको वापस ले आएगा यहाँ पर। अब मुझे लगता है कि मैंने गलती से हटा दिया इसको, तो अगर वाई करूंगा कंट्रोल के साथ वाई, तो इसको वापस ले आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप पे काम करेगा, करंट जो रहेगा उसी पे। लेकिन Ctrl+Z करते जाएंगे तो जितना प्रीवियस रहेगा उसको कर देगा, लेकिन एक समय में एक ही करेगा, एक ही स्टेप पीछे लाएगा या एक ही स्टेप आगे ले जाएगा। ऐसे करके हम बाकी को ले जा सकते हैं।
हो गया कंट्रोल वाई, इसका प्रयोग कम करते हैं, कंट्रोल जेड का फायदा होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, और यहां पर एक होता है कंट्रोल एस, इसका प्रयोग सेव करने। ठीक है, अब मुझे बताइए जो सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शन हैं, एक सेव होता है एक सेव एज होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है? सर सेव एज फर्स्ट टाइम करते हैं हाँ और जो उसके बाद कभी भी सेव करना है हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है कि फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो सेव एज होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं और आपने सेव कमांड को रन किया तो क्या होगा? आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपने सेव एंड सेव एज ऊपर नीचे रहता है, सेव एज को किए तो ठीक है, अगर आपने सेव कमांड को क्लिक कर दिया तो क्या होगा? तो भी सेव एज ही रन होगा। फर्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या तो सेव एज कमांड यूज करो या सेव कमांड यूज करो या कंट्रोल एस करो। कौन सा कमांड रन होगा? सेव एज। सेव एज में क्या होगा? पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कि आपको कौन से लोकेशन में अपने फाइल को सेव करके रखना है, क्लियर। उसके बाद उसका एक नाम देना है जो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, जो उसके अंदर भी कंटेंट है वैसा नाम देते हैं, और जो .doc या docx जो है वो सॉफ्टवेयर जोड़ देता है। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और आप सेव बटन को क्लिक करेंगे तो उस लोकेशन में आपकी फाइल सुरक्षित सेव हो जाएगी, क्लियर। लेकिन उसके बाद आप उसमें कुछ अपडेट करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं तो क्या करते हैं? उसके लिए सेव कमांड का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम बीच बीच में कंट्रोल एस करते रहते हैं ताकि जो भी अपडेट किया जा रहा है वो उसमें सेव हो सके, क्लियर। तो डॉक्यूमेंट में काम करने का सबसे अच्छा रूल ये है कि पहले आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट रूल बना लीजिए। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको जो भी पेज फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि स्टैंडर्ड लेटर साइज क्या होगा? स्टैंडर्ड लेटर साइज 12 रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। ऑफिशियल पर्पस के लिए टाइम्स न्यू रोमन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं और उसका साइज जो है 12। और उसके साथ में हम क्या करते हैं? जस्टिफाई मोड यूज करते हैं। जस्टिफाई क्या होगा? जस्टिफाई मतलब बोथ साइड इक्वल। जो आप इधर से मेरे यहाँ एक सीध में आ रहा है मेरा लाइन, है ना, यहाँ पर भी मैंने लिखा तो एक सीध में से दिख रहा है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। दोनों तरफ से बराबर दिखता है। जैसे आपका ये वाला जो लेटर है इसमें देखिए कि लेफ्ट वाला जो होगा वैसे ही अलाइनमेंट यहाँ पर भी है ना, एक सीध में दिख रहा है, दोनों तरफ एक सीध में दिख रहा है डॉक्यूमेंट। भले यहाँ पर देखिए बीच बीच में कुछ ज्यादा स्पेस आ गया क्योंकि उसने दोनों तरफ को बराबर किया, इसको बोलते हैं जस्टिफाई, क्लियर। ये कंट्रोल बटन के साथ जे बटन दबाने से हो जाता है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जे। अब इसके साथ 3 और आते हैं, क्या क्या? लेफ्ट, राइट, सेंटर। 4 प्रकार के जस्टिफिकेशन मोड है। अलाइनमेंट मोड बोलते हैं एक्चुअल में इसको। तो अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, राइट होता है और सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। ये जस्टिफाई मोड में है, क्लियर है। लेकिन इसके साथ मैं इसको दिखाऊंगा। अब इसे हम नहीं बोल सकते कि जस्टिफाई है कि सेंटर है, क्या है, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को लूं तो ये कुछ जस्टिफाई मोड में ही लगेगा कि मैंने डॉक्यूमेंट को सेट जस्टिफाई में, लेकिन मेरा कंटेंट ऐसा है कि मुझे इस पैटर्न पे यूज करना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन इसी भी चीज में देखिए कि अगर सिर्फ ये वाला अलाइनमेंट में रहे लेफ्ट वाला और इधर ऊपर भी ऐसा जिग जैग कंडीशन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। और इसके लिए कंट्रोल बटन के साथ में एल बटन दबाते हैं, कंट्रोल बटन के साथ में एल बटन। और राइट करने के लिए तो राइट एक सीध में आ जाएगा, लेफ्ट जिग जैग कंडीशन हो जाएगा। जैसा वर्ड्स रहेंगे वो थोड़ा पहले को समझ गया, कोई बात में हुआ ऐसा करके वो अलग अलग दिखेगा जिग जैग कंडीशन, तो उसको बोलेंगे राइट अलाइनमेंट। उसके लिए कंट्रोल आर है। और एक होता है सेंटर। सेंटर मतलब ये दोनों तरफ से बीच में खींच देगा, दोनों तरफ जिग जैग की कंडीशन बनेगा। लाइन इधर भी प्रॉपर नहीं दिखेगा, इधर भी प्रॉपर नहीं दिखेगा, जैसे वर्ड्स हैं वैसे ये बीच से सेंटर रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। और उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+E।
तो या तो आप माउस पकड़ के वहाँ पर जाइए अलाइनमेंट में और लेफ्ट सेंटर राइट या जस्टिफाई को क्लिक करेंगे तब होगा, लेकिन ये अप्लाई किस पे होगा? सेलेक्टेड टेक्स्ट में। याद रखेंगे कि जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसी में अप्लाई होगा, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद पेज साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड पेज A4, और उसके लिए मार्जिन हम सेट करते हैं तो एज पर नीड, मार्जिन हमेशा एज पर नीड होता है। हर ऑफिस का अपना अलग अलग रूल है कि उसको टॉप में कितना चाहिए, बॉटम कितना चाहिए, राइट कितना चाहिए और लेफ्ट कितना चाहिए। कुछ लोग पंच करके रखते हैं तो लेफ्ट में ज़्यादा स्पेस चाहिए उनको, जैसे किसी को लेटर भेजना है तो उसके लिए हमें लेफ्ट में नहीं, हम बोथ साइड इक्वल कर सकते हैं, और टॉप में और बॉटम में हमें ज़्यादा स्पेस देते हैं। क्लियर? ये हो गया। और उसके साथ ओरिएंटेशन, कितना ओरिएंटेशन होता है पेज का? 2। कौन कौन से? पेज का ओरिएंटेशन कौन कौन से होंगे? 2 होते हैं, ये फिक्स है। एक ये है, इसको क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट बोलते हैं, ये ठीक है। और अगर इसको ऐसे करते हैं तो यही 2 मोड में प्रिंटिंग होता है, इन्हीं 2 मोड में प्रिंट होता है। एक तो आप ऐसे, जैसे ये ऐसा प्रिंट हुआ है, दूसरा क्या है कि अगर वो ज़्यादा चौड़ा है, टेबल वगैरह यूज हुआ तो हम ऐसे कर लेते हैं, ग्राफ वगैरह रहते हैं तो इसको लैंडस्केप बोलते हैं और इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये 2 फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए ओरिएंटेशन में, है ना। ये देखो, ये जो टर्मिनोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यही छोटे छोटे चीज से पूछता है। क्लियर है? अब इसके साथ में हेडर एंड फुटर की भी बात आती है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तीनों सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी एक के लिए नहीं बता रहा, तीनों में वही चीज है। हेडर मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इन्होंने ये दिया है कि क्या जो भी नाम है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये क्या है? हेडर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जो लिखा रहता है ये सब में कॉमन रहता है। अगर आपने एक जगह अप्लाई किया और आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेज है तो 50 जगह वो हो जाएगा एक ही बार में। और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। और जनरली जो फुटर में हम पेज नंबर को रखते हैं, और जो कॉमन मैसेज को रखना है, जैसे कि ऑफिस में क्या करते हैं? सोर्स नेम लिखते हैं फुटर में। ये फाइल जो अभी क्रिएट किया जा रहा है ये आपके हार्ड डिस्क के कौन से लोकेशन में स्टोर है ये फाइल, उसको हम यहीं पर लिख देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें पता चले कि ये फाइल कहाँ स्टोर है। वरना तो डेली नए नए फाइल बनते रहते हैं, कैसे पता चलेगा ये फाइल कौन सा है? फुटर में, हार्ड डिस्क में ही सब सेव होता है, लेकिन उसका लोकेशन कैसे पता चलेगा? भाई आज अपने 15 दिन आपने लेटर बनाया, बहुत सारे लोकेशन में बनेगा ना। 15 दिन पहले का लेटर में कुछ एडिटिंग का ऑप्शन आ गया, एडिटिंग के लिए बोल दिए, तो आप उसको पहले ढूंढोगे ना कहाँ पर टाइप किया था, या तो फिर नए सिरे से बनाओ। तो इजी रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि डी ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। तो बहुत छोटे फॉन्ट में यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं ताकि जिसने क्रिएट किया उसको समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। बाकी पेज नंबर इधर सेंटर में या साइड में हम दे देते हैं। तो पेज फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। पेज फॉर्मेटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड साइज है 12 है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है। क्लियर? ये सब हम यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। और जो मेनू बार होता है उसको रिबन बार बोलते हैं। जो मेनू का सिस्टम होता है ना, ये तीनों में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? रिबन बार बोलते हैं। याद रखिएगा, 2003 से पहले उसको मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता था। 2007 वर्जन के बाद दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, उसको रिबन बार बोलते हैं। अब रिबन बार मतलब क्या हो गया? जहां पर वर्ड के साथ में उसका सिंबल को एसोसिएट कर दिया गया। जैसे कि कट है, कट है तो कट कहां पर मिलेगा? एडिट मेनू में मिलेगा। क्लासिफाई करके रखा गया ना मेनू वाइज, तो एडिट मेनू में मिलेगा। लेकिन कट जो है ये वर्ड है, ये वर्ड ढूंढने से अच्छा है कि वहां पर जो एक जो सीजर का साइन बना रहता है कट करने के लिए, तो दोनों को एसोसिएट कर दिया। तो कुछ लोग को साइन जल्दी समझ में आता है, वो साइन से ढूंढ लेते हैं ऑप्शन को, तो उसके लिए बनाया गया है। और कुछ लोग ऑप्शन से,
लेकिन एक बार आप पूरा उससे मिल लेते हैं कि पूरा देख लेते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या आपका टूल है, तो आपको दूसरे बार में दिक्कत नहीं होती। सिर्फ फर्स्ट टाइम किसी सॉफ्टवेयर को चलाने में दिक्कत होता है कि ऑप्शंस कहाँ कहाँ रखे गए हैं वो ढूंढने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर लेटर से रिलेटेड होता है वर्ड। अच्छा, इस लाइन स्पेसिंग एक ऑप्शन आता है। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है? फिर से बोलिए। दो लाइन के बीच में क्या? हाँ, दो लाइन के बीच में स्पेस देना। अब ये जनरली 1.5 रखा जाता है, 1.5, ताकि दो लाइन के बीच में प्रॉपर स्पेस हो, एकदम दबे ना और हमें स्पष्ट। सर वो ऑप्शन मतलब मेरे पास रहता है। हाँ, मेरे बारे में रहता है, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं उसको। तो 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 इस तरीके से रहता है। आप कस्टम भी बना सकते हैं। जैसे आपको 1.12 का चाहिए तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी बाय डिफॉल्ट में 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 इस तरीके से कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है नो स्पेस। क्या? एक ऑप्शन आता है नो स्पेस। हाँ तो उसमें जब अरेंज करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं लगता। हाँ, वो मिक्स कर देता है पूरे फॉन्ट्स को। भाई आप वर्ड को कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने लिखा Ctrl+Z, अब मैं इसको अगर मर्ज कर दूं तो सिंगल वर्ड हो गया ना, लेकिन इसका मीनिंग तो अलग है। तो हम इसीलिए स्पेस देते हैं कि कंट्रोल अलग है, प्लस अलग है और जेड अलग है। क्लियर? अब नो स्पेस, लाइन में नो स्पेस का मतलब है कि ये एकदम जुड़ा हुआ दिखेगा। तो इसके कुछ जैसे नीचे जो आते हैं ना, जैसे पी नीचे आता है, तो इसके ये दब जाएगा ऐसे, यहाँ पर दूसरा लाइन दिखेगा। इसलिए हमें लाइन स्पेसिंग की जरूरत पड़ता है। क्लियर? तो ये एमएस ऑफिस का हो गया, और इसमें बेसिकली हम फंक्शन यूज करते हैं इसमें एक्सेल में। तो कुछ फंक्शन में बता देता हूँ जो नॉर्मली हम यूज करते हैं एक्सेल के लिए। लिख लीजिए, सम फंक्शन है टोटल करने के लिए, काउंट फंक्शन है, और रन फंक्शन पहचानने के लिए। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इनमें से कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है? ऐसे भी ऑप्शन पूछता है ना, कौन नहीं है या फिर कौन है। 3 गलत देख के एक सही पूछता है, या फिर 3 सही देख के एक पूछता है कि कौन गलत है। ठीक है? तो उसमें क्या करना है, या तो वो फंक्शन का ऐसा नाम देगा, फंक्शन का नाम देगा, तो जब भी फंक्शन आएगा तो उसके साथ में देखिएगा ये लगा रहता है फंक्शन, ये पहचान है फंक्शन का। ये इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये लगा रहता है फंक्शन, पैरेंथेसिस है ना, नॉर्मल ब्रैकेट बोलते हैं, बट हम लोग कंप्यूटर में इसको बोलते हैं क्योंकि 3 प्रकार का ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और हाँ पैरेंथेसिस इसको ब्रैकेट बोलते हैं, और ये जो होता है इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो नॉर्मली ब्रेसेस वर्ड यूज करते हैं हम लोग। हाँ, ये 3 अलग अलग है क्योंकि तीनों का अलग अलग काम है। अधिकतर जो फंक्शन के साथ यूज करते हैं वो पैरेंथेसिस बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को बड़े वाले को इसको ब्रेसेस बोलते हैं। बड़ा ये वाले को ब्रैकेट, इसको नॉर्मली ब्रैकेट बोलते हैं, या बिग ब्रैकेट। सम हो गया, ये क्या काम करेगा, सम निकालने के लिए। सेलेक्टेड जो रेंज होगा, रेंज के लिए हम सम निकालेंगे। इसी तरीके से एवरेज है, एवीजे, ठीक, ये पूरे के एवरेज निकाल देगा। सम के साथ में सम इफ फंक्शन यूज करते हैं, सम इफ, ठीक है? क्या करते हैं, सम इफ, काउंट इफ, सर और जो अल्टर के साथ प्रयोग करते हैं वो किसमें आता है? शॉर्टकट की ना, हाँ, हाँ वो भी शॉर्टकट की में आता है। नहीं जैसे कि ये हो गया एक्सेल में ये सब आता है, एक्सेल वर्ड में ये सारा कुछ, तो अल्टर के साथ भी यूज होता है, वो किसमें आता है? दोनों में आता है। मतलब देखिए, कंट्रोल और आल्ट आपके स्पेशल कंट्रोल कीज हैं। कुछ को हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ करते हैं, कुछ को आल्ट के साथ में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल में बताता हूँ। एक्सेल में क्या है, कुछ ऐसे आपका वो सेल्स में बटा रहता है, ठीक है? इस सेल में आप कुछ लिख रहे हैं, इस सेल में कुछ आप लिख रहे हैं,
जैसे कि मैंने एज लिखा, एज के बाद मुझे जस्ट यहाँ पर लिखना है कि NO लिखना है, ऐसे लिखना है। तो क्या होगा ये, मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो ये मुझे नीचे वाले सेल में ले आएगा। इंटर बटन दबाऊंगा तो क्या करेगा, नीचे वाले सेल में ले आएगा। वापस मैं ऊपर जाऊंगा और वहां पर या तो मुझे स्पेस बटन को दबा के रखना है जब तक मुझे ऐसा दिखने ना लगे, ठीक है, 2 लाइन में ऐसा दिखने लगे तब तक मैं स्पेस बटन दबाऊंगा। तो इससे होता क्या है कि जब आप उसको प्रिंट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो वो कुछ अलग जिग-जैग कंडीशन में दिखता है हेडिंग। और यहीं पर अगर आपको एक ही सेल में 2 लाइन पे, 3 लाइन पे, 4 लाइन पे लिखना है तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको HNO लिखना है तो आप यहाँ पर गए, यहाँ पर आपने Alt बटन के साथ में इंटर बटन दबाया, तो ये क्या करता है, रो को चेंज कर देता है, लाइन चेंज हो जाता है Alt बटन के साथ में इंटर बटन दबाने का। तो ऐसे सब का अलग अलग यूज है, और वो मैं आपको सीट भेज दूंगा कि जितने शॉर्टकट की है ना एक्सेल में, वर्ड में जो यूज करते हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा, बस आपको एक बार रीड आउट करनी है। क्लियर है? तो हर का आल्ट कंप्यूटर के साथ बहुत स्पेशल मीनिंग है, उसका यूज होता है। मैं फंक्शन बता रहा हूँ, तो सम एवरेज हो गया, एबीसी, सम इफ, काउंट इफ, क्लियर, काउंट हो गया। इसके बाद आता है इफ फंक्शन, इफ जैसे कि आपको देखना है एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पास और मैं तो मैंने लिख दिया फेल, ठीक है, एंटर बटन दबाएं। ऐसे होगा कि जो भी, अच्छा ये A2 कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में तो हम हेडिंग देते हैं, तो A2 से देखेगा कि A2 के कॉलम में अगर वो 75 से बड़ा है या बराबर है तो क्या लिखेगा, पास लिखेगा, और नहीं तो फेल लिखेगा, ठीक है। तो ही अब एक ही कंडीशन यूज कर रहे हैं, अगर वो 75 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो पास है, बाकी में फेल। तो क्या करेगा, ये पूरे को एक साथ कर देगा, आप इसको बस फिल कर दीजिए, जितने रो में आपकी एंट्री है सब में एक साथ कन्वर्ट कर देगा, या तो फिर है मैन्युअली आप पास फेल लिखते जाइए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन लिस्ट भी हम आपको दे देंगे, जो भी कॉमन फंक्शन यूज किया जाता है उसकी लिस्ट भी आपको दे देंगे। इसके साथ में 10 मिनट और ले लें तो मैं थोड़ा सा सर्च इंजन के बारे में बता दूंगा, अगर आप लोग है ना। तो कल क्या है, फिर हम आगे का करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो जाए आपको पूरा। हाँ सर एक बार ना वो पीढ़ी को बड़ा बता देते हाँ वो भी बता देंगे। इसके बाद जो जो बच जाएगा ना, जो आप लोग का डाउट रहेगा उसका एक क्लास ले लेंगे पूरा हो जाएगा। हाँ कुछ बोल रहे थे, सॉफ्टवेयर का ना, हाँ नहीं अगर कुछ लॉन्च होगा तो उसमें पूछ हाँ ये चैट जीपीटी को तो पूछ सकता है क्योंकि नया मॉडल एआई टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट फिलहाल अभी ये लॉन्च नहीं किए हैं पूरी तरीके से जनरल यूज के लिए, अभी टेस्टिंग मोड में, तो उसके जो ट्रेनिंग डेटा सेट में जितना है उतना ही रिप्लाई कर पाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 2-3 चीज़ें तो अभी आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में मैं इंटरनेट और वो सबको कल बताऊँगा क्योंकि इंटरनेट बहुत ब्रॉड एरिया है। जैसे ईमेल के बारे में बता देता हूँ, और उस लाइन पे जो लिखा है डॉक्यूमेंट सर्चिंग और वेबसाइट सर्फिंग और आपका सामान्य जो भी है विभिन्न सरकारी विभाग के नाम वेबसाइट्स है ना, सर ये मॉडिफाई की और स्पेशल की दोनों अलग-अलग है कि मॉडिफाई और दोनों अलग अलग, ठीक है। तो देखिए ईमेल सर्विस, आप बताइए कि आपके पास जो ईमेल है वो ईमेल है या जीमेल है? जीमेल है ना, और क्या आप बोल रहे हैं वो सही है? ईमेल होता है या जीमेल होता है? रेडिट जो हो गया वो ईमेल गूगल वाला
क्यों रेडिट वाला ईमेल क्यों होगा, वो रेडिट मेल क्यों नहीं होगा? सर टाइप्स होंगे क्या जीमेल? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है। आप अपने ईमेल आईडी को समझिए। जैसे कि हम पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं तो आप वहाँ पर लिखते हैं हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम एंड सो ऑन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में जाकर खत्म करते हैं, या इंटरनेशनल लेवल है तो कंट्री में खत्म करते हैं और अपना पिन कोड डाल देते हैं। ये आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस हुआ। यही एड्रेस अगर आपको ऑनलाइन मोड में दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस बोलते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब उसका एक फॉर्मेट है, उसका क्या है? एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिंबल ऐसे @ बोलते हैं, लेकिन आजकल शॉर्ट में इसको एट बोलते हैं, 88, इसका फुल नेम @ बोलते हैं, तो उसको 8 बोल देते हैं। इसके साथ में यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। तो कोई भी ईमेल हो उसका 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला यूजर नेम। ये यूजर नेम आप तय करते हैं। ये यूजर नेम आप तय करते हैं कि आपका यूजर नेम क्या होगा, लेकिन वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है, जो नाम आप चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो सजेस्ट करेगा। तो सजेस्ट करेगा कि इसके साथ आप नंबर लगा लीजिए, या इसको सीक्वेंस को बदल दीजिए, सरनेम को पहले ले आइए, फर्स्ट नेम को बाद में ले आइए, ऐसा सजेशन देता है। तो ये यूजर नेम हो गया। 8 के बाद में सर्विस प्रोवाइडर रहता है, और यही सर्विस प्रोवाइडर के नाम से आप अपने ईमेल को जानने लगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हम किसका करते हैं? जीमेल का। हम बोल देते हैं कि जीमेल आईडी होता है, लेकिन है नहीं, वो ईमेल आईडी है। जीमेल मतलब गूगल मेल, वो क्या सर्विस प्रोवाइडर है। आपको ईमेल करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम क्या है? गूगल मेल, और इन शॉर्ट उसको हम क्या बोलते हैं? जीमेल। ठीक है, क्या लिख देते हैं? जीमेल। और ये होता है टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन किसको बोलेंगे? इससे पता चलता है वो क्या है, कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, क्लियर है? उससे पता चलता है। हम यहाँ पे लिखते हैं .com। तो 3 पार्ट। सबसे पहले से आपका यूजर नेम पता चलता है, दूसरे से आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं। अब ये जीमेल है, इसी तरीके से याहू मेल का भी होता है, रेडिट मेल भी होता है। रेडिट मेल पहले एक हॉटमेल करके आता था, जिसका नाम बदल गया, आउटलुक हो गया, है ना? तो ये सभी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, जो ईमेल सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है फिलहाल अभी। तो हॉटमेल आउटलुक में बदल गया है, पहले हॉटमेल था, अब वो आउटलुक हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्रीली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है वो है रेडिट मेल, जीमेल, याहू मेल और आउटलुक। ठीक है, अब बाकी पर्सनलाइज्ड मैं बताऊंगा, उसका भी एक एग्जांपल बताऊंगा। जीमेल .com, हाँ, उसमें आएंगे, उसको मैंने पर्सनलाइज बोला। ये जनरल पर्पस है। यहाँ पर आपको क्या करता है? गूगल सबसे ज्यादा स्पेस देता है आपको, 15 GB आपको दे देता है। चलिए, एक अकाउंट में 15 GB स्पेस आपको देता है अपने सर्वर पे, तो उस पे आप ईमेल रखिए या उसके ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखिए, जो भी रखना है, तो 15 GB में आप कर सकते हैं। उसी 15 GB में उसका ये भी एक सर्विस आता है कि जीमेल में। और चूंकि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आप बिना जीमेल आईडी के आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते, इसलिए सबके पास क्या है? कंपलसरी हो जाता है कि जिसका इस पास स्मार्टफोन है उसके पास एक जीमेल आईडी होगा। लेकिन है क्या ये? ईमेल। तो ईमेल के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है कि पहला यूजर नेम होता है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर नेम होता है, और तीसरा टॉप लेवल डोमेन जो .org है, .in है या .com है, इसके लेवल में ये ईमेल है। इस ईमेल में 3 प्रकार के टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। पहला तो है टू, दूसरा सीसी, तीसरा बीसीसी। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे पास क्या है? हम अगर किसी को मेल कर रहे हैं मतलब हम सेंडर हो गए। टू में जो होगा वो रिसीवर होगा, टू में जो होगा वो रिसीवर होगा। बाकी हमारा मैसेज जो करना है टू, जिसको हम एक्शन के लिए भेज रहे हैं, जिसको हम एक्शन के लिए भेज रहे हैं वो टू में आएगा। सीसी क्या है? ओनली इंफॉर्मेशन।
सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन के लिए भेज रहे हैं, इसलिए उसका नाम सीसी में रख दिया। ये भी ओनली इंफॉर्मेशन, बीसीसी भी ओनली इंफॉर्मेशन, बट डिफरेंस क्या है, टू और सीसी एक दूसरे को देख सकते हैं। मैंने टू भेजा और सीसी भेजा, तो टू का आईडी और सीसी में जो आईडी है, ईमेल आईडी, वो एक दूसरे को देख सकते हैं कि किसको किसको भेजा गया है। लेकिन अगर मैंने बीसीसी में भेजा तो ये दोनों उसको नहीं देख पाएंगे, सिर्फ सेंडर देख पाएगा कि मैंने बीसीसी में किसको भेजा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉर्बन कॉपी, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जिसका ईमेल होगा उसको ये दोनों नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसके साथ हम अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट जो है लगभग सभी जो है 25 MB का डेटा देते हैं आपको। 25 MB तक का फाइल को आप अपलोड करके भेज सकते हैं, उससे बड़ी फाइल को नहीं भेज सकते ईमेल आईडी के साथ। जब ईमेल करते हैं आप किसी को तो 25 MB की फाइल को भेज सकते हैं, उससे कम हो 25 MB तक चलेगा, लेकिन उससे ऊपर का नहीं जाएगा अटैचमेंट। क्लियर है? अब वो एक अटैचमेंट हो या 25 अटैचमेंट हो, टोटल साइज अटैचमेंट का 25 MB से कम होना चाहिए। हाँ, अटैचमेंट में आप डॉक्यूमेंट रखिए, पीडीएफ रखिए, वर्ड रखिए, एक्सेल रखिए, इमेज रखिए, फोटो रखिए, वीडियो रखिए, ऑडियो रखिए, कुछ भी रखना है आप अटैच कर दीजिए, लेकिन वो 25 MB के नीचे बना, 25 MB। एक बार हाँ, एक बार। हाँ, वो फोटो है, वो भी जेपीजी, जेपीजी उसका भी पैरामीटर अपने लिए कितना है और कितना चाहिए डायमेंशंस होते हैं, है ना, नंबर ऑफ पिक्सल, डायमेंशन, हाइट एंड विड्थ में चलता है, तो वो सबको आप अटैच करके यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक, इसको भेज रहे हैं, इसको दिखेगा कार्बन कॉपी एज इंफॉर्मेटिव, और ये तो वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन लास्ट वाला में जो भेज रहे हैं उसको देख सकते हैं ना, लास्ट वाला जो भेजेंगे उसको बीसीसी में सेंडर दे सकते क्या? हैं, जो सेंडर है जो भेजेगा और लास्ट वाला जो भेज रहे हैं उसको देख सकते हाँ हैं। हाँ, सेंटर इन तीनों को देख सकता है कि किसको इसको भेजा गया, लेकिन टू और सीसी की बात हो रही है कि वो ब्लाइंड बीसीसी में जो है उनको नहीं देख सकता। ये ईमेल सर्विस हो गया। क्लियर है? और ये हर कंपनी अपना अलग अलग इंटरफेस के साथ देता है। कुछ तो मोबाइल एंड्रॉइड ऐप भी बना दिए हैं, जैसे कि जीमेल। जीमेल क्या है उसका, उस सर्विस को यूज करने का एक एंड्रॉइड ऐप है। इसी तरीके से रेडिट मेल का भी है, याहू का भी है, तो आपको एडिशनली उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जीमेल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन रेडिट मेल यूज करते हैं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल से अलग है, सर ये ब्राउजर सर्च इंजन अलग अलग है दोनों। ये पूछता है सर कि इनमें से कौन ब्राउजर है कि कौन हाँ, तो ये हो गया आपका ईमेल। इसके साथ में क्या आता है, अब हम क्या करेंगे, ब्राउजर और सर्च इंजन, ये दो है इसके साथ में जो आता है। आगे है ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करेंगे, वेबसाइट सर्फिंग कैसे करेंगे, और सरकारी वेबसाइटों के नाम बोल रहा है, तो इसके लिए आप लोग आज तो थोड़ा सा एक होमवर्क कर लीजिए। उसको बता देता हूँ, मैं ये बोल रहा था सरकारी है ना, छत्तीसगढ़ में जितने भी वेबसाइट बनी है गवर्नमेंट की, आपको जाना कहाँ पर है, citystate.gov.in। इसको आप सर्च करेंगे, आप जाएंगे, इसमें जाना है citystate.gov.in। क्या इसमें जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपको मिलेगा लिस्टिंग। वहाँ पर विभाग करके मेनू बनाए, उसमें आप क्लिक करेंगे तो टोटल 50 विभाग का वेबसाइट मिलेगा। जितने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हैं लगभग चीजें आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। ये वाला टॉप लेवल डोमेन है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सेकंड लेवल डोमेन है, वो बताता है कि इंडिया का गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है gov.in, है ना, सीजी स्टेट बता रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट को, यूजर नेम नहीं है, ये थर्ड लेवल डोमेन है वेबसाइट, क्योंकि इसका जो सर्वर है ना वो गवर्नमेंट का सर्वर है, इंडियन गवर्नमेंट सर्वर है, जो कि gov.in से मिला है। IN बता रहा है इंडिया को, GOV बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सीजी स्टेट बता रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, तो ये एक वेबसाइट का लिंक हो गया। अब इस वेबसाइट से बाकी चीजों को लिंक किया गया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि चीफ मिनिस्टर है CM, अब मैं यहाँ पर लिखूँ CM@, ठीक, CM@citystate.gov.in,
तो इसका मतलब है दैट इज द पर्सनलाइज्ड ईमेल एड्रेस। अब ये आपका ना गूगल में खुलेगा, नहीं किसी और वेब में खुलेगा, ये किस में खुलेगा? इसके पर्सनलाइज्ड वेब मेल में खुलेगा। जैसे कि आप जीमेल क्या है, वेब मेल है ना आपका, जीमेल एक ऐप है जो क्या करता है, ईमेल सर्विस यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी क्या रखा हुआ है, अपना पर्सनल वेब मेल रखा हुआ है, जिसमें ये ईमेल आईडी लॉगिन होगा और कहीं लॉगिन नहीं होगा। और अभी तो क्या कर रहे हैं, गूगल ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि 15 GB को आप 30 GB से लेकर के 100 GB तक, सॉरी 5 GB तक यूज कर सकते हैं। 30 GB से 5 GB वो क्या करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ईमेल एड्रेसेस है, आप उसको डायरेक्टली गूगल पे खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए गूगल की सर्विस आपको हायर करना पड़ेगा। सर वेबसाइट और ईमेल को कैसे पता लगेगा? ये वेबसाइट जहां पर आपको @ सिंबल मिलेगा वो ईमेल में आ जाएगा, और जहां पर नहीं मिलेगा ये वो वेबसाइट पे चला जाएगा। और वेबसाइट का जो वेबसाइट को पहचानने का जो है वो वहां पर क्या होता है, ये उसको हम लिखते हैं www, ठीक है, डॉट, जैसे हमने लिखा google.com, टॉप लेवल डोमेन, कमर्शियल, और कमर्शियल पर्पस है, गूगल उसका नाम है, www मतलब ये इंटरनेट को बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका वेबसाइट का एड्रेस हो गया, जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट एड्रेस, क्लियर। लेकिन ये लिंक कब बनेगा, तो उसमें से हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। देखिएगा जब आप कोई सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो उसमें www लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इस www को किसमें, HTTP या फिर HTTPS, ये ऐसे और ऐसे दो ऐसे लगा देता है, दैट इज URL। ये आपका क्या है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्लियर। नहीं पूरे को, अच्छा हाँ पूरा, ये www को हटा देता है ब्राउजर, www लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, डायरेक्टरी है, सब चीज कहाँ पर मिलेंगे आपको, www में। मतलब ऐसा है, ये www एक डायरेक्टरी हो गया, एक फोल्डर हो गया, उसके अंदर में सब चीज है, जैसे कि google.com है ना, redditmail.com है, बाकी जो भी वेबसाइट है सब लिंक यहाँ पर लिस्टेड है, यहाँ पर क्या है, लिस्टेड है। उसी लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा देते हैं और ये www को हाइड कर देते हैं। लेकिन जब आप लिंक कॉपी करते हैं तो www दिखेगा, लेकिन ऐसे ब्राउजर में सिर्फ https :/google.com यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो बाकी का जो चीजें हैं इंटरनेट और इधर का हम कल से करेंगे, सर्चिंग एंड ब्राउजर से। हाँ वो सब कल की क्लास में करेंगे। और इसके साथ में यूट्यूब और ये जो मल्टीमीडिया CD एंटीवायरस ये भी है, वो भी देखेंगे। कल इसको तो इंटरनेट को खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है एंटीवायरस और मल्टीमीडिया CD DVD का एक क्लास ले लेंगे, तो 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। और जो भी डाउट रहेगा आप लोग को उसके लिए क्लास ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। और शॉर्टकट की का मैं अभी जाके डाल देता हूँ, तो उसमें पूरे शॉर्टकट की रहेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर देखता हूँ मैं, जो भी लिस्टेड मेरे को मिलेंगे सब डाल दूँगा। आपको बस एक बार भी उसको रीड आउट करना है, और जो भी डाउट रहेगा शॉर्टकट की में उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक। क्लोज कर देंगे।